नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन मसूरी में आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के समापन समारोह में होंगे शामिल। LBS अकेडमी में होगा कार्यक्रम। हरिद्वार में प्रवीण निषाद ने स्वामी कैलाशानंद गिरी का लिया आशीर्वाद। वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। कहा, हमारी पार्टी एनडीए को मजबूत करने आई। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बताया सही। आजीवन कारावास की सजा को दी है चुनौती। रुड़की में सौतेली बेटी ने मां का किया मर्डर। प्रेमी के साथ मिलकर काटा गला। पहले भी कई बार फेल हुई हत्या की प्लानिंग। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। नैनीताल, उधम सिंह नगर समेत 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। वार्निंग लेवल पार पहुंचा टिहरी डैम का पानी। देहरादून में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी बंद। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है और आज भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और नदी नालों के अचानक से पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और इस बीच टिहरी बांध का जलस्तर भी चेतावनी लेवल के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के दौरान बांधों और बैराजों से पानी का डिस्चार्ज बढ़ने और प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक बीते 24 घंटे में देहरादून के मालदेवता में सबसे ज्यादा 83 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से आयोजित आईएएस प्रोफेशनल कोर्स के फेज सेकंड के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन और अकादमी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के दौरे को लेकर के मसूरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। और वहीं उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के उत्तराखंड प्रवास को लेकर के लोक भवन में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तराखंड की लोक परंपराओं, संस्कृति और कला के साथ भारतीय संस्कृति की विविधता की सुंदर झलक देखने को मिली। कलाकारों ने संगीत, नृत्य और अभिनय के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, देश की एकता और वासुदेव कुटुंबकम की भावना को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। और वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने युवाओं और महिलाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी शुरू से ही महिला और युवाओं की राजनीति में आगे बढ़ाने की पक्षधर रही। राहुल गांधी का भी फोकस इसी वर्ग पर रहा। गोदियाल ने कहा कि आगामी चुनाव में भी पार्टी उन सीटों पर महिला और युवाओं को प्राथमिकता देगी जहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा होगी। वहीं भाजपा की माने तो सरकार ने युवाओं के विकास, रोजगार समस्याओं के समाधान के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में सरकार द्वारा घोषित हुआ युवा आयोग पूरे प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दोनों पार्टियां क्या करने वाली है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों का हेड तो नहीं हूँ। अपनी पार्टी पर हाँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करती है। माननीय राहुल जी का फोकस हमेशा रहता है कि महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि महिला आरक्षण का
शुरुआत ही, इस शब्द की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। उसके बाद जब ये महिला आरक्षण हुआ, बिल बना, कांग्रेस का पूरा समर्थन था। युवाओं के लिए भी कांग्रेस यही भावना रखती है। और जहां जहां राजनीति में सब दल एक बात लेकर चलते हैं कि जीतने की संभावना भी मजबूत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप में जहां पर जीतने की संभावना अगर 19 भी हुई तो हम वहां पर युवाओं को और महिलाओं को स्थान देंगे, ताकि हमारे एफर्ट से और बाकी नेताओं के एफर्ट से वो 19 का 21 हो सके। कई मायनों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णय आज पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, और उसी कड़ी में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जो युवा आयोग बनने जा रहा है। तो और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के युवा आयोग के बाद पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य इसका अनुसरण करें। और इसी बीच सीधी तस्वीरें दिखाएंगे आपको राजस्थान विधानसभा से। तो 16वीं विधानसभा का छठा सत्र, सदन में दिवंगत नेताओं को दी जा रही श्रद्धांजलि। तो दिवंगत नेताओं को दी गई शोक अभिव्यक्ति। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। और वही निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण निषाद दक्षिण काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर सहमति जताते हुए कहा कि हम इससे सहमत हैं, क्योंकि हर साल एक इलेक्शन आ जाता है जिससे धन और समय का अपव्यय होता है। प्रदेश से चल के यहाँ पर हरिद्वार पहुंचा हुआ हूँ और इनका दिव्य और भव्य स्वरूप देखकर मन बड़ा ही प्रफुल्लित होता है कि भगवान शिव जी के रूप में 22-22 घंटे एक ही आसन पर बैठकर भगवान शिव जी की आराधना करना एक कठिन तपस्या, और इस तपस्या के बल पर आज हम लोग, जो माननीय गुरु जी का आशीर्वाद हम लोग को मिलता है हर जगह पर, चाहे वो दिल्ली आए, मथुरा जाए, वृंदावन जाए, लखनऊ जाए, गोरखपुर जाए, हम लोग साथ रहते हैं। उत्तर प्रदेश में गुरु जी के साथ रहते हैं। तो ये धार्मिक यात्रा में सावन के पावन अवसर पर हम लोग हर जगह पर जहाँ भी हमारे आराध्य देव भगवान शिव जी का मंदिर, हम लोग दर्शन करने का काम करते हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक प्रवीण निषाद ने बुधवार को हरिद्वार में कहा कि हम एनडीए को मजबूत करने आए हैं। जैसे जैसे एनडीए मजबूत हो रहा है, हमारा समुदाय भी अन्य समुदायों के साथ सशक्त हो रहा है। एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक ही कास्ट के लोग हैं, लेकिन ये संवैधानिक विसंगति दूर होनी चाहिए। इसके लिए सरकार पहल कर रही है। क्या 27 के चुनाव में निषाद पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी या भाजपा के साथ? नहीं, अभी तो एनडीए के साथ हैं हम लोग, और एनडीए को मजबूत करने के लिए हम लोग आए हैं। एनडीए मजबूत हो रही है तो हमारा समाज भी मजबूत हो रहा है, अन्य समाज भी मजबूत हो रहा है। जो गरीब है, जो गंवार है, जो मजलूम है, जो शोषित है, जो भी वर्ग जो है सरकार की हिस्सेदारी से दूर रहा, विकास की मुख्यधारा से दूर रहा है, उनको जोड़कर हम लोग उनके अधिकारों की बात करते हैं। चुनाव से पहले संजय। और वहीं भाजपा की नई केंद्रीय टीम ने दुष्यंत कुमार गौतम की चिट्ठी के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि दुष्यंत गौतम को पद से हटाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। भाजपा की नई टीम में गौतम को जगह नहीं मिली है और उनके उत्तराखंड प्रभारी की जिम्मेदारी भी अब समाप्त हो गई है। दुष्यंत गौतम को नकारना, ये स्वीकार करना है कि जिस तरीके से भाजपा के खुद के पूर्व विधायक की धर्मपत्नी ने दुष्यंत गौतम का नाम वीआईपी के रूप में लिया
और आज भाजपा भी उन्हें कसूरवार मान रही है। और अब तो मैं सीबीआई वालों से भी कहना चाहूंगी, भाई अब तो आपके पे कोई दबाव नहीं है ना, अब बुलाइए उनको। और वहीं ओलंपिक 2036 के लिए उत्तराखंड से प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार करने को लेकर के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों और क्षमता के अनुसार खेलों की पहचान कर खिलाड़ियों को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने टैलेंट हंट के माध्यम से प्रतिभाओं की पहचान करने, चयन के लिए पारदर्शी वैज्ञानिक प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रारंभिक चरण में 100 से 150 प्रतिभावान बच्चों को चिन्हित कर तत्काल प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटना, ब्लैक स्पॉट, रोड सेफ्टी ऑडिट और जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक विश्लेषण करने के साथ सड़क डिजाइन तकनीकी खामियों को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने ब्लैक स्पॉट और दुर्घटना संभावित स्थलों का रोड सेफ्टी एवं थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने और ऑडिट के सुझावों को लागू करने का निर्देश दिया। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना की पहल पर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान को लेकर पंचायती राज निदेशालय में बैठक हुई। सचिव शहरी विकास नितेश कुमार झा की अध्यक्षता में हुई बैठक में सफाई कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधि, आयोग के सदस्य, नगर निकायों के आयुक्त, अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बढ़ती आबादी के अनुसार पर्यावरण मित्रों और पर्यवेक्षकों के नए स्थायी पद सृजित करने, रिक्त पदों पर भर्ती और समाप्त पदों को बहाल करने की मांग रखी गई। सचिव शहरी विकास ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों को निर्धारित वेतन देने, सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाने, सभी कर्मचारियों को ESI, PF एवं स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में भारतीय व्यापार मंडल की बैठक के दौरान संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर सिंघल ने संगठन की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय ने बताया कि भारतीय व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं को मजबूती से उठाने, उनके हितों के लिए प्रभावी ढंग से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई कार्यकारिणी के गठन से हरिद्वार में संगठन को और मजबूती मिलेगी। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आलोक चौहान ने कहा कि नई जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान के साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है। अधिक से अधिक व्यापारियों को संगठन से जोड़ने, व्यापारियों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और व्यापारियों के हितों की रक्षा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। दुर्घटना बीमा जो 10 लाख रुपए हमारे आदरणीय मोदी जी ने उन व्यापारियों को दिया जो पंजीकृत व्यापारी है। हमारी मांग ये है कि उत्तराखंड में 80% व्यापारी अपंजीकृत हैं, उन्हें भी 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाए। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा, व्यापारी का स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यापारी को 50 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। इसके अतिरिक्त भरण पोषण बीमा, हमारी कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए। देखिए, व्यापार मंडल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी व्यापार मंडल चल रहे हैं वो सभी व्यापारियों के हितों की बात करते हैं, और हम ये चाहेंगे कि जो भी व्यापारियों के हितों की बात रहे वो सबसे समन्वय बना के की जाए। और जितने भी व्यापारी हैं, व्यापारियों की कोई भी, क्योंकि हम देख रहे हैं जैसे अभी प्रवक्ता जी ने कहा है कि हमारे यहाँ 80% ऐसे व्यापारी हैं जो अपंजीकृत हैं, तो हम ये चाहेंगे कि उन लोगों के भी हितों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए। रुड़की में किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चे ने मोर्चा खोल दिया है। जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसान नेताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसानों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। धरने में किसानों ने इकबालपुर चीनी मिल पर बकाया गन्ना भुगतान जल्द करवाने की मांग प्रमुखता से उठाई। सरकार के कान पर जू नहीं देंगी और सरकार इस पैसे को किसानों के मरवाना चाह रही। दूसरा, हमारा उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ट्वेल्व की बिजली फ्री करी जा। तीसरा, स्मार्ट मीटर किसी सूरत में हरिद्वार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौथा, गन्ने का काउंटर घोषित किया जाए। और पांचवा, मूल निवास प्रमाण पत्र जब पहाड़ के जनपद में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है तो मैदानी जनपदों में भी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किया जा, क्योंकि हरिद्वार या जन मैदानी लोगों के साथ भेदभाव जो सरकार करने का काम करी है, भेदभाव को खत्म कराया जा। इन तमाम मुद्दों को लेकर उत्तराखंड किसान मोर्चे का अनिश्चितकालीन धरना आज यहाँ पर शुरू हुआ।
डोईवाला में श्रमिक सामग्री वितरण एवं स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में श्रमिकों को हाइजीन किट और पोषण किट वितरित की गई। किट का वितरण विधायक ब्रिजभूषण गेरोला ने किया और इस अवसर पर विधायक ने कहा कि श्रमिक हमारे प्रदेश की रीढ़ हैं। इस अवसर पर श्रम विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर शैलेश सती ने श्रमिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हमारे श्रम का जो कल्याण कर्मकार बोर्ड है उसके द्वारा आज यहाँ पर केशवपुरी में डोईवाला में हमारे श्रमिक भाई बहनों को आज यहाँ पर किट वितरण का सामग्री वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है। और पूर्व में पहले भी हमारे द्वारा हर वर्ष की भांति हमेशा श्रमिक भाई बहनों को ये योजना का लाभ दिया जाता रहा है। व्यक्ति के जीवन से संबंध रखने वाली हर एक चीज, चाहिए एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे न्यूट्रिशन है, उन सभी की व्यवस्था की गई है। और ये प्रयास है कि एक लेबर के जीवन में गुणात्मक सुधार हो और सभी जो पात्र व्यक्ति है उनको इस योजना का लाभ पहुंचे, यही इसका मेन मोटिव। और वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के 3 दोषी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिका को 2 दिन चली सुनवाई के बाद दोषियों की जमानत याचिका खारिज की। तीनों को निचली अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। न्यायमूर्ति रविंद्र मीठानी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। साथ ही तीनों दोषियों ने बचाव में कई तर्क रखे जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने गत वर्ष 30 मई को तीनों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस आदेश के बाद उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर कर जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई थी। चंपावत जिले के सबसे बड़े लोहाघाट महाविद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर के एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन का अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी महाविद्यालय में जारी रहा। दोनों छात्र संगठनों के द्वारा रात में ही धरना दिया जा रहा है। एनएसयूआई कॉलेज अध्यक्ष आयुष गोस्वामी के नेतृत्व में धरना शुरू किया, तो वहीं एबीवीपी ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक के नेतृत्व में धरना शुरू कर दिया है। एनएसयूआई के कॉलेज अध्यक्ष आयुष गोस्वामी ने कहा, महाविद्यालय प्रशासन महाविद्यालय की लैब में आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाएं, महाविद्यालय में लाइब्रेरियन की तैनाती हो, छात्र छात्राओं के लिए बस सुविधा उपलब्ध की जाए। आज हमारे छात्र सत्याग्रह का तीसरा दिन है। पिछले 2 दिनों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फर्स्ट दिन बहुत तेज़ बारिश थी, ना हमारा पंडाल था ना कोई टेंट था, तो हमने ऐसे ही रात गुजारी यहाँ। कल थोड़ी व्यवस्था हुई, उसके बाद से हम यहाँ सभी छात्र डटे हुए हैं। रात को दिन में हमेशा हम खड़े हैं। हम यही कहना चाहते हैं, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है हम ऐसे यहाँ खड़े रहेंगे, जब तक सारी मांगें पूरी होती है। ऐसा नहीं कि आप 1-2 मांगें पूरी कर देंगे या हमको भ्रम में रखेंगे कि हम आज करेंगे कल करेंगे, तो हम ऐसे नहीं जाने वाले। जब तक आप पूरी मांगें सारी पूरी नहीं होती तब तक हम यहीं रहेंगे। सर, आज आंदोलन को तीसरा दिन हमारा शुरू हो गया है। फर्स्ट 2 दिन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा सभी छात्रों ने, लेकिन उसके बाद भी सभी छात्र डटे हुए हैं। हमारी कुछ प्रमुख मांगें हैं, 5 प्रमुख मांगें हैं। जो हमारे खिलाड़ी यहाँ से खेलने के लिए जाते हैं उनको जो TADM में उसमें वृद्धि की जाए, और जो विज्ञान की प्रयोगशालाओं में है वो उपकरण जो है जल्द से जल्द उपलब्ध कराए जाएँ सभी विद्यार्थियों को, और बस पास की सुविधा और अन्य कई मांगें हैं। इस तरह की हमारी 5 मांगें हैं। ऐसा कि आज हमारा तीसरा दिन है, हम लोग बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन हमारा शुरू हो चुका है। हम लोग रात दिन बैठ रहे हैं। खैर अभी तो बच्चों की तरफ से हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बच्चे हमें सहयोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के माध्यम से हमें मैसेज करके बार बार हमारा हालचाल पूछे। अब बच्चे भी इस चीज़ को समझने लगे कि ये समस्या जो हमारी समस्या है कॉलेज के अंदर MA की बढ़ोतरी या MA के सब्जेक्ट की बढ़ोतरी या डबल MA की, या फिर हम जो कह रहे हैं कि जो मॉडल फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी का होना, और उसके अलावा कॉलेज के अंदर अन्य चीज़ें जिसकी हम भी मांग कर रहे हैं, TADA या बस पास पे जो भी हम कह रहे हैं उनको, या फिर जैसा भी आंदोलन चल रहा है तो बच्चे उसको चीज़ को समझ रहे हैं। आज हमारा आंदोलन का 3 दिवस है। इसे हम 3 दिन से रात और दिन का हमारा आंदोलन चल रहा है। उस पर हमारे जो छात्रों की मांग है जब तक वो पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम वहीं पर डटे रहेंगे, चाहे यहाँ पर को बारिश आए कुछ है। 2 दिन से निरंतर बारिश आ रही है शाम को, रात को मतलब, तो हम यहाँ पर को भीग रहे कुछ हो रहा पर हम मैनेज कर ले रहे हैं। तो हम जैसे जो महाविद्यालय के छात्राएँ हैं वो भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पर को, देख रहे हैं कि ज़्यादा लोग बैठे हैं यहाँ पर धरने में, तो हमारे लिए बैठ रखे हैं, तो मतलब वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं विश्वविद्यालय से बोलना चाहूँगा कि हमारी मांगें जल्दी पूरी की जाएँ, नहीं तो हम उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, और ऐसे ही निरंतर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम मेरे को बैठे रहेंगे।
और वहीं हरिद्वार के मंगलोर में सौतेली बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के मां का गला रेंद करके हत्या कर दी। दोनों ने महिला का शव काबड़ पटरी के पास गंग नहर किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। दोनों आरोपी घर से महिला को मंदिर ले जाने के बहाने कार में अपने साथ लेकर गए। रास्ते में उन्होंने धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर हमला किया। पुलिस ने हत्या के आरोप में महिला की सौतेली बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सौतेली बेटी ने बताया कि उसे अपनी शादी में सौतेली मां से अड़चने महसूस हो रही थी, जिसके चलते यह वारदात हुई। काफी समय से अपनी मां को मारने की फिराक में थे, लड़की ने बताया है। और मेन मोटिव ये था कि वो चूंकि उनके प्रेम प्रसंग में आड़े आ रही थी, लड़की उससे शादी करना चाह रही थी और शायद मां को ये मंजूर नहीं था। अभी वो चूंकि शादी की उम्र में भी नहीं है, तो इस खुन्नस को लेकर के उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। तो चूंकि कल वो बहला फुसला के मां को लाए थे और उनका ये मानना है कि हम दूर कहीं बॉडी को फेंकेंगे जिससे पता नहीं चलेगा कि उनकी मां कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ। तो मंगलौर पुलिस, यहाँ की टीम, यहाँ के इंस्पेक्टर, यहाँ के एसएसआई, इन लोगों ने जो तत्परता से, पूरी तल्लीनता से काम किया, सर्विलेंस का और टेक्निकल मदद से हमने इस पूरी केस को अंजाम वर्कआउट किया है। काशीपुर कोतवाली के प्रतापपुर क्षेत्र में 17 अगस्त को सड़क किनारे खेत में खून से लथपथ मिले युवक की मौत का पुलिस ने 48 घंटे में सनसनीखेज खुलासा कर दिया। शुरुआती तौर पर सड़क हादसा माना जा रहा मामला पीछे साजिशन हत्या की कहानी सामने आई। पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी ने अपने कथित प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मामले में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दोनों किशोर आरोपियों को संरक्षण में लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जनपद उधम सिंह नगर में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 17 अगस्त के दिन एक सूचना काशीपुर थाने में प्राप्त हुई थी, जिसमें शुरुआत में तो रोड एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी और एक स्विफ्ट कार में प्रतापपुर चौकी के क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था। जब पंचायतनामा भरा गया तो ये पता चला कि इनके गले के बाएं साइड पे चोट है। तो पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल के द्वारा किया गया, जिसमें गन शॉट इंजरी का होना पाया गया। संदिग्धता के आधार पे और टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पे 2 विधि विवादित किशोरों को गिरफ्तार कल रात किया जा चुका है, जिनके द्वारा ये जुर्म कबूला गया है और इसके पीछे मोटिव जो है वो अनैतिक संबंधों के बारे में होने के बारे में पुष्टि हुई है। और वहीं विकास नगर में हुए दर्दनाक कार हादसे के बाद रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। शक्ति नहर में गिरी कार में सवार युवक की पहचान 25 वर्षीय रजत पुंडीर के रूप में हुई है। हालांकि कई घंटों की तलाश के बावजूद अभी तक ना तो कार का पता चला और ना ही युवक का कोई सुराग मिला। पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी क्षेत्र के पस्तोला गांव के बच्चों के जान जोखिम में डालकर गोला नदी पार कर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने के मामले को गंभीरता से लिया। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता, न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने वर्ष 2021 की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह 2 सप्ताह के भीतर बताएं कि प्रस्तावित सड़क और झूला पुल के प्रोजेक्ट पर अब तक क्या प्रगति हुई है। रुड़की के कलियर और धनोरी के बीच उस समय हड़कंप मचा जब सड़क किनारे 4 जंगली हाथी दिखाई दिए। सूचना मिलने पर वन विभाग के वन दरोगा इंदर सिंह टीम और पुलिस के साथ पहुंचे। हाथियों को आबादी क्षेत्र से दूर सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। सुरक्षा को देखते हुए मार्ग पर राहगीरों की भीड़ को हटाया गया, यातायात को डायवर्ट कर दिया गया। वन दरोगा ने बताया कि टीम हाथियों को आबादी क्षेत्र की ओर जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। जल्द ही हाथियों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर जंगल की ओर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के काशीपुर जसपुर क्षेत्र में वायरल संक्रमण के बीच कोरोना जैसे लक्षण वाले मरीज सामने आने से स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई। बुखार, खांसी, सांस लेने में परेशानी, तेजी से ऑक्सीजन लेवल गिरने लक्षणों वाले करीब 6 मरीज सामने आने के बात भी सामने आई है। इनमें 2 मरीजों की मौत होने की जानकारी सामने आई। हालांकि अभी तक इन मामलों में कोरोना संक्रमण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। वास्तविक कारण जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होंगे। मामले को लेकर जसपुर के पूर्व विधायक एवं चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल ने प्रेस वार्ता की।
देखिए, इस समय वायरल फीवर का प्रकोप काफ़ी जोरों से चल रहा है और इसमें ये देखने पाया कि कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनके लक्षण जो है वो कोरोना जैसे रहे। जैसे कि उनको खांसी बुखार तो है ही और उसके साथ-साथ फेफड़ों में संक्रमण जो बढ़ता रहा और दोनों फेफड़ों में रहा और उसके साथ-साथ ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी घटी। तो जो उनके लक्षण थे वो उसी तरह के थे जैसे कोरोना के। तो उसमें एक पेशेंट हमने सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में भेजा था, कोविड को डाउटफुल करते हुए। तो पता चला कि वहाँ जाकर अगले दिन उसकी डेथ हो गई और कल ही एक और मरीज़ था, उसमें भी इसी तरह के लक्षण थे और लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा था। उसको भी हमने रेफ़र करा पर वो ठीक से किसी हॉस्पिटल ने लिया नहीं और आखिरकार उसकी भी मौत हो गई। और वहीं उत्तराखंड के देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर 14वीं संयुक्त कार्य समूह की बैठक शुरू हो गई है। मसूरी रोड स्थित एक निजी होटल में 2 दिन तक चलने वाली बैठक में 4 दौर की वार्ता होगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों की सीमा की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर गहन मंथन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पोसुमी बसु कर रही हैं, जबकि नेपाली दल की अगुवाई वहां के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आनंद कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, देहरादून में भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर एक बैठक शुरू हुई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, भारत और नेपाल के बीच में सीमा प्रबंधन को लेकर 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आहूत की गई है और ये बैठक का जो नाम है वो 14वीं संयुक्त कार्य समूह यानी JWG की 2 दिवसीय बैठक है, जो 20 और 21 अगस्त को जहां पर चल रही है। आज एक निजी होटल में ये बैठक हो रही है। इसमें भारत सरकार का डेलीगेशन और नेपाल सरकार का डेलीगेशन दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं और इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय जो प्रतिनिधिमंडल है उसके गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पोसुमी बसु, वो उसकी अगुवाई कर रही हैं और जो नेपाली दल की अगुवाई है वहाँ के गृह मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव है आनंद काफले, वो कर रहे हैं। दरअसल इस बैठक का जो महत्वपूर्ण एजेंडा है वो है सीमा प्रबंधन। सीमा प्रबंधन से तात्पर्य है कि दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर को लेकर के जो तनाव की स्थिति आती है, जो बीच बीच में समय की खबरें आती है कि जिस प्रकार से नक्शों में हेर फेर कर दिया गया है, एक दूसरे पर मालिकाना हक दिखाने और जताने की बात की जाती है, उसको लेकर के ये महत्वपूर्ण बैठक है। और इसमें दोनों ही मित्रता के वाले दोनों देश हैं, दोनों देश एक बीच का कोई रास्ता निकालते हैं, जहां पर कोई विवाद उत्पन्न होता है उसको बैठ करके सुलझा लिया जाता है। उसी को लेकर के 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक है जो भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन को लेकर के खासा एक नया रोड मैप अग्रिम 3 सालों के लिए तैयार किया जाएगा और उसको लेकर के ये बैठक चल रही है। 2 दिवसीय ये बैठक रहने वाली है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और वहीं उत्तराखंड में बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी 6 जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड और नदी नालों के अचानक से पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्रों से लेकर के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है और इस बीच टिहरी बांध का जलस्तर भी चेतावनी लेवल के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने भारी बारिश के दौरान बांधों और बैराजों से पानी का डिस्चार्ज बढ़ने और प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के मुताबिक बीते 24 घंटे में देहरादून के मालदेवता में सबसे ज्यादा 83 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है और आज भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड, नदी नालों के अचानक से पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। एहतियात के तौर पर आज देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर सभी स्कूलों में छुट्टी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रीना फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रीना, उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा है और आज भी 6 जिलों में बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा देहरादून में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल भी बंद है। क्या कुछ अपडेट है मौसम को लेकर के? जी श्वेता, आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधमसिंह नगर समेत कई जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली चमकने के साथ साथ येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। लगातार हो रही इस मूसलाधार बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा काफी बढ़ गया है, जिससे गंगोत्री, यमुनोत्री समेत राज्य के लगभग 97 ग्रामीण सड़कें मलबे के कारण ब्लॉक हुई हैं। पिथौरागढ़ में आपदा जैसी हालात के बीच एक मुख्य पुल बह जाने से भारत चीन सीमा बॉर्डर पर संपर्क अस्थायी रूप से टूट गया है, जबकि सुरक्षा और भारी बारिश के चलते आज देहरादून जिला प्रशासन ने एहतियातन सभी स्कूलों को और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कराया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से बेहद सावधानी बरतने की और उफनती नदियों और बरसाती नालों से दूर रहने की अपील की है। जी रीना, देखिए पहाड़ों से लेकर मौसम जो है लगातार बिगड़ता चला जा रहा है। वहां पर लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन क्या कुछ सतर्कता बरत रहा है इस दौरान? जानकारी के अनुसार अभी लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं और लगातार डीएम के आदेश पर सभी सड़कों को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। रीना, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो देहरादून में सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। उत्तराखंड के 6 जिलों में आज भी बारिश का अलर्ट।